नॉर्मली मैं जब कोई फिल्म देखने बैठता हूं तो बीच बीच में फिल्म के 2-4 पॉइंट्स नोट डाउन करता रहता हूं जो मुझे लगता है कि इन पर अलग से बात की जानी चाहिए। तो लाल सिंह चड्ढा देखने बैठा तो मैंने वैसा ही किया, लेकिन इसमें इतना कुछ था बात करने के लिए कि वो पॉइंट्स नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पूरा रिव्यू ही लिख डाला मैंने। लेकिन उन सारे पॉइंट्स पर चर्चा नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आप ही बोलोगे यार 2 घंटे इसने रिव्यू में पकाया और आप 3 घंटे ये फिल्म 3 घंटे फिल्म को देखने में लगेंगे। तो इसलिए कुछ खास पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर बाजार बहुत गर्म रहा है और ऐसा केवल फिल्म के ट्रेलर आने के बाद नहीं हुआ बल्कि ये सब सुशांत सिंह की मौत के वक्त से ही शुरू हो गया था। लेकिन आमिर खान ने भी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फाइनली आज है जजमेंट डे और फिल्म रिलीज हो गई। हम सबको पता है कि ये फिल्म हॉलीवुड की फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक है और इस बात को बताने के लिए कि भैया ये फॉरेस्ट गंप की रीमेक ही है और हमने जो कुछ भी फिल्म में दिखाया है वो सब विद परमिशन किया है, हमने फिल्म में किसी को आहत नहीं किया। मतलब शुरू होने से पहले केवल यही सब बताने में 5 मिनट का समय लिया गया है, जिसे वॉइस ओवर के थ्रू अतुल कुलकर्णी से बुलवाया गया है जो फिल्म के राइटर भी हैं। उन्हें लगा कि भाई इतना बड़ा आर्टिकल कोई पढ़ेगा तो है नहीं, लेकिन हमें पढ़वाना भी है, तो इसलिए वॉइस ओवर करके लिखी हुई चीजों को दर्शकों के भेजे के अंदर तक उतार देते हैं। अब 3 घंटे की फिल्म में 5 मिनट से ज्यादा केवल डिस्क्लेमर ही हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कछुए की चाल चलने वाली है और आप खुद को खरगोश समझ के बीच बीच में सोने की तैयारी कर लेते हो। मुद्दे पर आते हैं, बेकार की बातों में क्या रखा है। कहानी एक लो आईक्यू बच्चे की है, याद रखिएगा लो आईक्यू, क्योंकि फॉरेस्ट गंप का हीरो लो आईक्यू था, बेवकूफ नहीं। बट यहां लो आईक्यू का मतलब बेवकूफ समझा जाता है। तो लाल सिंह चड्ढा एक एबनॉर्मल चाइल्ड है जिसके एबनॉर्मल पने की हद ये थी कि लड़के के पैर में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन वो चल नहीं सकता था। शायद कुछ केसेस में ऐसा होता हो। खैर, माँ के आशीर्वाद से बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और अपने गुंडे दोस्तों की वजह से चलने ही नहीं दौड़ने भी लगता है। आप में से कोई इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि वो बच्चे जो लाल सिंह चड्ढा को पत्थर मारकर उसे तंग किया करते थे, उन गुंडों का लाल की जिंदगी को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान है। बचपन में उसे पत्थर मारते थे तो वो चलना सीख जाता है और जवानी में पत्थर मारते हैं तो पूरे कॉलेज को उसके तेज भागने के बारे में पता चलता है और वो रेस में कई मेडल्स जीतता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यार ऐसे कौन गली के लड़के होते हैं जो अपाहिज बच्चे को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। और चलो मान लिया बचपन में बच्चे शरारत करते हैं, बट फिर जवानी में भी कॉलेज में वही लड़के फिर पत्थर मारते हैं। अतुल कुलकर्णी जी को ये समझाना होगा कि ऐसा क्यों। खैर, कहानी 1983 से कुछ पहले शुरू होती है और आज के समय में जाकर खत्म होती है। इस बीच लाल सिंह चड्ढा सभी हादसों का गवाह बनता है जो इस दौरान देश ने झेले थे। वो अद्भुत प्राणी दिखाया गया है। स्वर्ण मंदिर कांड जब हुआ तब वो अमृतसर में उसके सामने घटता है। इंदिरा गांधी जी को जब मारा गया तब भी वो उनके घर के बाहर ही होता है। दिल्ली में हुए 84 के दंगों में एक फोटो न्यूज़पेपर में वायरल हुई थी जिसमें एक सरदार जी के गले में टायर बांधकर उन्हें जला दिया गया था। अब कमाल की बात यह थी कि लाल सिंह चड्ढा उसी सरदार जी के ऑटो में सवार थे। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में ये शामिल थे। मतलब फिल्म में वो यत्र तत्र सर्वत्र नजर आते हैं। एनीवेज, बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। तो मैं यही कहूंगा कि अगर फिल्म के बीच में कभी उबासी आने लगे तो समझो आपका फिल्म से कनेक्शन टूट गया है और इसका सीधा सीधा लेना देना स्क्रीन प्ले से होता है जो शायद इतना एंगेजिंग नहीं लिखा जा सका कि ऑडियंस को सोने न दे। 3 घंटे की फिल्म बनाकर अगर आपका स्क्रीन प्ले दुरुस्त नहीं है तो फिल्म लटक जाएगी भैया। लास्ट के क्लाइमैक्स से 20 मिनट पहले तो लगने लगा जैसे फिल्म को ऑटो मोड पर चला के आमिर खान और अद्वैत चंदन सो गए हैं। फिल्म को क्यों खींचे जा रहे थे और राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर और इवन एक्टर को ऐसा क्या लगा उन सीन्स में कि वो उसे खींचते चले गए। ऐसा भी कहना शायद गलत होगा कि ये फिल्म पूरी तरह से कचरा है। फर्स्ट हाफ तक फिल्म काफी हद तक एंगेजिंग लगती है। प्रेजेंट के टाइम में लाल सिंह चड्ढा जिस प्रकार से रेल यात्रियों को अपनी कहानी सुनाता है वो इंटरेस्टिंग लगती है। पॉलिटिकल चीजें दिखाने के बावजूद फिल्म को संभालते हुए उसकी पॉलिटिक्स से बचते हुए कहानी आगे की ओर बढ़ती रहती है। लाल सिंह चड्ढा की लाइफ में जो लोग ज़्यादा समय तक रहते हैं उनके साथ के सीन्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो चाहे बचपन वाली करीना हो, मोहम्मद भाई हो या उसका दोस्त बाला। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की फिल्म में करीना वाले किरदार को इतना स्पेस देने की ज़रूरत नहीं थी। उनके थ्रू फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड का जो रूप डायरेक्टर राइटर दिखाना चाह रहे थे वो कम समय में भी दिखाया जा सकता था और ये किरदार किसी भी एक्ट्रेस से कराया जाता तो फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि करीना का काम ठीक है लेकिन इस किरदार का स्क्रीन स्पेस ज़बरदस्ती का बढ़ाया गया फील होता है।
फिल्म मेकर सोच रहे होंगे कि अब जब पैसे दिए ही हैं तो थोड़ा और काम करवा लेते हैं। लाल सिंह चड्ढा की इस जर्नी के दौरान कुछ चीजों को बताने की कोशिश भी की गई है। फॉर एग्जाम्पल 72 हुरों का जिक्र, यानी यहां यह बताया गया है कि किस प्रकार से नौजवानों को 72 हुरों के जाल में फंसाकर उन्हें आतंकी बनाया जाता है। बनारस में अब की बार मोदी सरकार वाली दीवार पर 2 सेकंड कैमरे का रुकना, बोले तो उनका मकसद था इसे ठीक से दर्शकों को दिखाना। कुछ सवाल हैं या इन्हें लूप होल्स कह लीजिए जो खुल के नहीं बताऊंगा, वरना फिर आप फिल्म में क्या देखने जाओगे। एक करोड़पति इंसान इतने साधारण कपड़े पहनकर सेकंड क्लास में क्यों जा रहा है, जबकि जिससे मिलने वो जा रहा है उससे मिलने के लिए वो बुरी तरह से बेताब था। अच्छा, फिल्म में आमिर खान को फौज में दिखाए जाने पर भी सवाल उठे थे, लेकिन फिर यह सोचकर किसी ने कुछ नहीं बोला कि फॉरेस्ट गंप में भी एक लो आईक्यू लेवल के लड़के का सिलेक्शन फौज में हो जाता है। अब यहां आमिर खान क्योंकि भारतीय फौज में शामिल होते हैं तो सवाल फिर खड़ा उठता है। ठीक से समझिए, मैंने आज ही कहीं पढ़ा है, फॉरेस्ट गंप में 1960 का समय दिखाया गया था। टॉम हैंक जो एक लो आईक्यू लेवल वाला लड़का है वो यूएस फौज में भर्ती होता है। क्यों होता है, तो इसका कारण था कि उस वक्त वियतनाम वॉर चल रहा था और सैनिक कम पड़ने लगे थे, तो इसी कारण वो इस तरह के लोगों को भी फौज में भर्ती कर रहे थे। इस तरह के फौजियों को मैकनमारास मोरॉन्स का नाम दिया गया था और फॉरेस्ट गंप में इसलिए टॉम फौज में थे। लेकिन हमारे देश में सैनिक भर्ती बहुत स्ट्रिक्ट है, जरा भी कोई डिफेक्ट निकलता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। बावजूद इसके आमिर खान सेलेक्ट हो जाते हैं। एक्टिंग पर आते हैं, आमिर खान एक बेहतरीन एक्टर हैं, ये हर कोई मानता है, वो चाहे उनके फैंस हों या हेटर्स। जब वो किसी फिल्म को बनाने की सोचते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद ही काम शुरू करते हैं। तो लाल सिंह चड्ढा को बनाने की सोच गलत नहीं थी, लेकिन शायद जैसे पन्ने पर और जैसा माइंड में इस फिल्म को लेकर सोच थी वैसी वो रील्स में उतार नहीं पाए। शायद इस स्टोरी को देसी रंग देने के चक्कर में कहानी स्लो हो जाती है, जिसे आमिर भाप नहीं सके, या जब तक वो इसे भाप पाते फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी। बट स्टिल ये जरूर है कि आमिर खान ने कुछ हटके करने का प्रयास किया है। भले वो कई बार फिल्म में पीके लगने लगते हैं, लेकिन कई जगहों पर उनकी कोशिश दिखती है कि वो पीके के किरदार में मिक्स ना हो। करीना कपूर एज आई सेड एज एन एक्टर वो ठीक ही लगी है, बट इस किरदार को इतना खींचने की जरूरत ही नहीं थी और नतीजा की फिल्म 3 घंटे लंबी हो गई, जिसे कम रखा जा सकता था। मानव विज जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिक का रोल प्ले किया है, उनका काम अच्छा है। एक टुक जब वो आमिर खान की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों को देखकर उनके मन में चल रहे कई प्रश्नों को आप भी पढ़ सकते हैं। उनका दर्द, उनका गुस्सा, उनकी उत्सुकता, सब वो आंखों से दिखाने में कामयाब रहते हैं। मोना सिंह भले आमिर खान से कई साल छोटी हों, लेकिन उनके चेहरे का मेकअप और उनकी एक्टिंग के कारण वो इस माँ के किरदार को जिंदा रखने में कामयाब रहती हैं। नागा चैतन्य के साथ अच्छा ये हुआ कि उन्हें साउथ इंडियन का ही किरदार दिया गया, वरना उनके एक्सेंट को लेकर हम फिर चर्चा कर रहे होते। वो अच्छे एक्टर हैं और अपने एक्सटेंडेड कैमियो में वो ठीक भी लगे हैं। शाहरुख खान एक कैमियो में नजर आते हैं, हालांकि लगा जैसे फैन फिल्म वाला VFX यहाँ भी उन्होंने यूज कर लिया हो। फिल्म का डायरेक्शन अप टू मार्क नहीं है। एक कहानी को आप एंटरटेनिंग पर्पस से दिखाना चाहते हो, या आपको कोई मैसेज देना है, या आपने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये आपको समझना होगा और हमें समझाना होगा। जैसे कि एक जोक में पति पत्नी से पूछता है, डार्लिंग आज खिचड़ी बनाऊं या पुलाव, तो पत्नी कहती है आप बना लो, नाम बाद में डिसाइड कर लेंगे। वही हाल यहाँ है, फिल्म पूरी कर लो, बाद में देखेंगे इसे किस जॉनर में रखा जाए। फिल्म का म्यूजिक अगेन इसका एक माइनस पॉइंट है। गाने इतने अट्रैक्टिव फील नहीं होते कि उनके आने से चेहरे पर चमक सी आ जाए या गाने की एक आध लाइन आपको याद हो जाए। कुछ फनी लाइंस और कुछ मीनिंगफुल डायलॉग्स, साथ में आमिर खान की कुछ जगह एक्टिंग आपको फिल्म से कुछ हद तक बांधे रखने में कामयाब रहेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रस्सी ढीली होती चली जाती है और आप फिल्म के कनेक्शन से आज़ाद हो जाओगे। मैंने पहले ही कहा था रिव्यू लंबा हो जाएगा और हो भी गया। मेरी तरफ से फिल्म को 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।